नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज के बंटवारे पर। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा के पास रहा शिक्षा विभाग, बीडी कल्ला को दिया गया है। रघु शर्मा के पास रहा स्वास्थ्य विभाग, प्रसादी लाल मीणा को दिया गया है। शांति धारीवाल के पास यूडीएच, संसदीय कार्य, लीगल समेत सभी विभाग पहले की तरह बरकरार रखे गए हैं। पुराने 5 कैबिनेट मंत्रियों का विभाग बरकरार रखा गया है। राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बनी ममता भूपेश और 2 राज्य मंत्रियों के विभाग बरकरार रखे हैं। शांति धारीवाल के पास यूडीएच, संसदीय कार्य, लालचंद कटारिया और तमाम जो मंत्री हैं उनके विभागों के बंटवारे को लेकर इंडिया न्यूज राजस्थान ने हर खबर आपको दिखाई है और ऐसे में आज चर्चा भी हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। पुराने 5 कैबिनेट मंत्रियों का विभाग बरकरार रखा गया है और बाकी में बदलाव हुए हैं। राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश बन गई हैं और 2 राज्य मंत्रियों के विभाग भी बरकरार हैं। ऐसे में शांति धारीवाल के पास यूडीएच, संसदीय कार्य, लालचंद कटारिया के पास कृषि, प्रमोद जैन भाया के पास खान गोपालन, उदय लाल आंजना के पास सहकारिता, शाले मोहम्मद के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बरकरार है जैसा कि पहले था। राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बनी ममता भूपेश के पास महिला बाल विकास विभाग पहले की तरह ही है। राज्य मंत्री अशोक चांदना के पास खेल, युवा मामले पहले की तरह हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग नया जुड़ा उनके पास गया है। सुभाष गर्ग के पास तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद बरकरार रखकर 2 विभाग नए जोड़ दिए गए हैं। 3 पुराने कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्री से कैबिनेट प्रमोट हुए 2 मंत्रियों को मिलाकर 5 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। अब बीडी कल्ला से ऊर्जा, पीएचईडी लेकर उसकी जगह शिक्षा, प्रताप सिंह खाचरियावास को परिवहन की जगह खाद्य विभाग, प्रसादी लाल मीणा को उद्योग की जगह स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। तो राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बने टीकाराम जूली को श्रम विभाग की जगह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और भजनलाल जाटव को होमगार्ड की जगह पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग दिया गया है। इसी बीच सवाल उठते हैं कि नए मंत्रियों ने शपथ लेते समय जो वादा किया था जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का, उस पर भी कितना प्रयास करेंगे या फिर कितना खरा उतर पाएंगे। और कुछ पुराने मंत्रियों का विभाग बदला गया है, क्या ऐसे में कामकाज में सुधार होगा और विपक्ष गहलोत सरकार के इस नए मंत्रिमंडल और मंत्रियों के विभागों को कैसे देखता है। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो पुनर्गठन के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। पुराने 5 मंत्रियों के पास विभाग बरकरार रखे गए हैं और बाकी 5 मंत्रियों से विभाग फेरबदल उसमें हुआ है। नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा अब हो चुका है। सवाल ये है कि जो विभाग बदले गए हैं, क्या अब कामकाज का तरीका भी बदलेगा, क्या विकास की रफ्तार और आगे बढ़ेगी और विपक्ष इस मुद्दे पर क्या कुछ कहता है, क्या सोचता है विभागों के बंटवारे को लेकर या फिर मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को लेकर, आज ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से नेता अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिंह शेखावत साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में बड़ी बहस में शामिल होने पर। गजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता। गजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। अशोक सिंह जी,
शुरुआत में आज आप ही के साथ कर रहा हूं। ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है और जो पुनर्गठन हुआ है, विपक्ष इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देगा, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? देखोगे जिस प्रकार से आप देखेंगे कि 1.5 साल का पूर्व आप देखें जुलाई 2020 का जो घटनाक्रम आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक सरकार होटलों में चली जी। और होटलों से सरकार चलाने का प्रयास किया और एक कमेटी बनी। उस कमेटी को देखो आप 15 महीने लग गए और उसको सुलझाने के अंदर फिर कह रहे हैं कि साहब हमने तो बड़ा अच्छा काम किया, इस कमेटी को सुलझा करके इतना बड़ा अचीवमेंट किया। कोई बात नहीं, आपकी सरकार है, आपकी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जनता भुगत रही है। दूसरा ये बात आती है कि किस प्रकार से आप मंत्रियों को देखिएगा, जिस प्रकार से मंत्रियों को लिया गया है कि क्या कुछ मंत्रियों को लिया गया, कुछ को रिप्लेसमेंट किया, उनको रेस्टोर किया, उनको पुनर्स्थापित किया गया का काम किया है सरकार ने। और जिसमें से आप देखिए इन्हीं के ही आपके विधायक हैं, जो कोई वरिष्ठ विधायक हैं, कोई पूर्व मंत्री रहे हैं, दयाराम परमार जी कहते हैं क्या योग्यता थी इनकी लेने की मंत्री की, तो यह प्रश्न चिन्ह इन्हीं के विधायक उठा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए जवाहर लाल जी का कल वीडियो आया और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आप देखिए कि एक ऐसे मंत्री को बनाया जिसकी चोर की चाबी उसके पास है, तो चोर की चाबी तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि उनके पास है या क्या बात है, क्यों इनको किया गया। और जहां तक महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो इन्हीं के ही दो ही जो माइनॉरिटी जो महिलाएं आती है, जो विधायक है, उन दोनों ने उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि दोनों को जो कहा गया कि इतना प्रतिशत होना चाहिए वो नहीं है। आज देखिए जिस प्रकार से सोफिया जुबैर जी ने कहा, उनका एक वीडियो आया, उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व पूरा नहीं मिला है और उसके अलावा योग्यताओं पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि किस प्रकार से उन्होंने चयन किया है और कहा है कि अल्पसंख्यकों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो ये सवाल हम नहीं कर रहे, ये इन्हीं के विधायक कह रहे हैं। और इनके रामकेश मीणा जी ने तो आज एक विचित्र बात की कि ये क्या, कल सचिन पायलट जी ने और गहलोत साहब ने कहा सब एक है, हमारा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाता है तो ये मान लीजिए कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, पार्टी को कुछ भी सीटें नहीं मिलेगी। जो उन्होंने बात ये मान लीजिए 2013 वाली बात थी जो 21 सीटों पर आएगी, वो बातें इन्होंने कही, ये तो बात आई है। दूसरा ये बात है क्या जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप इन्हीं के मंत्रियों ने लगाए, उन मंत्रियों का क्या किया। भरत सिंह जी का आज उन्होंने कहा कि एक मंत्री पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन आज उनको भी एक विभाग दूसरा चेंज करके दे दिया गया है, तो मतलब आज वो भी हैं। तो ऐसे प्रकार के आप क्या करेंगे कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचारों के अंदर जिनको मंत्रिमंडल आपका पूरा आ रहा है और पूरा सारा क्या सारा विधायक हैं, आपके वरिष्ठ हैं, आपके दीपेंद्र सिंह जी ने जो आरोप लगाए खनन विभाग के अंदर, तो किस प्रकार से आप रेवड़ियां बांटने के काम किया उन्होंने कहा। दूसरा एक मैं बात कहूं, एक संवैधानिक पहलू एक और है। ठीक है अशोक सिंह जी, आपने कहा कि देरी हुई, खैर अब वो बात पुरानी हो गई, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब तो पुनर्गठन हो गया है, विभागों का बंटवारा भी हो गया है। रही बात महिलाओं की भागीदारी की, तो उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। अब बात आ गई गुटबाजी की और भ्रष्टाचार की, तो उस पर हम जवाब लेते हैं। गजेंद्र सिंह साहब बोलिए सर, भ्रष्टाचार के आरोप आप ही के लोग लगा रहे हैं और साथ ही गुटबाजी अभी भी क्या पार्टी के अंदर है? जिस तरह सचिन पायलट ने कहा कि ये तो कोई खेमा नहीं है, ये तो मीडिया खेमा बना रहा है, तो ये क्या है फिर? पराग जी, निश्चित रूप से विपक्ष का एक ही काम है और वो काम है कि शासन में, सत्ता में जो है उसको कोसना। और पिछले 7-7.5 साल से देश के अंदर एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखना, उसको कटघरे में खड़ा करना, कोई पॉजिटिव बात नहीं करना। और इन सब के पैरामीटर्स है देश की जनता। राजस्थान के अंदर लगातार 3 उपचुनाव हुए हैं और तीनों उपचुनाव के अंदर जो करीब 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने के गैप से हुए हैं, उन चुनाव के अंदर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी दी है, भारी बहुमत से जीत दिलाई है। और आपको ये बात और बतला दूं कि आज बीजेपी अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हाशिए पर गई है, इनकी जमानत जब्त हुई है, 3रे और 4थे स्थान पर रहे हैं। उसके बावजूद इनकी सोच आप देखिए कि देश जो 1947 में आजाद हुआ, उस आजादी पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि देश आजादी 2014 में हुआ है। जो लोग भांग पी करके सो रहे हैं उनको जगाने में कोई फायदा नहीं है। राजस्थान के अंदर एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री है जिसके नेतृत्व के अंदर शानदार कोरोना काल के अंदर जनता के लिए राहत दी गई। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के चिकित्सा मॉडल की तारीफ की। या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे और या गाए बजाए बीजेपी के प्रवक्ता केवल इस तरह की
बातें करके देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है और अब चूंकि मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, पूरे 30 मंत्री बन गए हैं और पूरा उसका विभागों का वितरण हो गया है और अच्छी कलेक्टिव प्रयास से हम चाहेंगे जो कमियां गलतियां कुछ रही है उसको भी हम दूर करेंगे और जनता के बीच में जाकर के जनता की सेवा करने का काम इस बचे हुए 2 साल के अंदर करेंगे, जिससे इस राजस्थान के अंदर जो हर 5 साल के बाद एक परंपरा है कि सरकारें बदलती है, उस परंपरा को हम तोड़ेंगे और 2023 के अंदर पुनः राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, जनता को राहत मिले, जनता के आंसू पहुंचने का काम करें, उनकी तकलीफ के समय उनके पास जाके खड़े हो, उनकी मदद कर सके। इसका प्रयास अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरी राजस्थान की सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे, जिससे 2023 के सुखद परिणाम हो और जनता को राहत मिले। ठीक है, लेकिन गजेंद्र जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो बदलाव हुआ है 5 मंत्रियों को छोड़कर विभागों में, इस बदलाव की जरूरत क्या थी और अगर ये बदलाव हुआ है तो क्या अब कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो चेंजेस कैसे होंगे? बिल्कुल, बदलाव का कारण यह भी है कि पहले मंत्रियों की संख्या कम थी और एक एक मंत्री के पास ज्यादा डिपार्टमेंट थे। अब चूंकि मंत्रियों की संख्या एकदम बढ़ गई है, लगभग जस्ट डबल हो गई है, इसलिए विभागों को कर्टेल करना जरूरी था, इसलिए विभागों का वितरण किया गया है और अच्छा काम, नए परिवर्तन जीवन का एक लक्ष्य है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर जड़त्व की तरफ, स्थायी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ हम चलते हैं, उसे परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन के माध्यम से हम चाहेंगे और सुखद परिणाम हो। परिवर्तन में इतनी देरी क्यों लग गई सर? और सारे अनुभवी, आप देखिए, परिवर्तन में देरी का कारण रहा कोरोना काल रहा। कोरोना की पहले प्राथमिकता थी, जनता को राहत देने की प्राथमिकता थी। कांग्रेस के अंदर भी मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं है कि कुछ मात्रा में नेताओं के बीच में थोड़ा बहुत मनभेद भी था, उसको भी दूर किया गया है। उसको दूर करके और एक टेबल पर बिठा करके आज तमाम कांग्रेस के साथी मिल करके कलेक्टिव प्रयास करके और एक अच्छा मंत्री, अगर ये मनभेद दूर हो गया है तो अशोक सिंह जी क्यों अभी भी उंगली उठा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने प्रोवाइड किया है। कौन उठा रहे? अशोक सिंह जी उंगली क्यों उठा रहे हैं अगर मनभेद दूर हो गया है तो अभी भी? सर, मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में आपको ये कहा, विपक्ष का काम केवल कोसना है, अच्छे काम की तारीफ करना, गलत काम पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये काम होता है विपक्ष। अशिवराज सिंह जी, संतुष्टि बीजेपी को कब मिलेगी सर? देश का प्रधानमंत्री सचिन पायलट भी कह चुके राजस्थान के शिक्षा मॉडल की और कांग्रेस। ठीक है जी गजेंद्र जी, मैं आपके पास रखूंगा। शेखावत साहब, मंत्रिमंडल का जब पुनर्गठन हुआ तो सचिन पायलट खुद आए मीडिया के सामने, उन्होंने कम से कम 14-15 मिनट तक अपनी बात को रखा और कहा कि ये जो खेमेबाजी है ये कोई खेमेबाजी नहीं है, एक ही खेमा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, आला कमान का ऑर्डर हम लोग मानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ भी उन्होंने की। तो फिर ये कहां पर खेमेबंदी आप लोगों को लग रही है? नहीं, मैं आपको गुप्ता जी, पराग जी, मैं कह रहा हूँ खेमेबाजी हमें नहीं लग रही। इन्हीं के मैंने आपके विधायक बताया, दयाराम परमार जी हैं कांग्रेस के, रामकेश मीणा जी ने आज जो शब्द कहा है कि सचिन पायलट जी के लिए कहा है वो हमारे विधायक नहीं। अब इनको सपना आ रहा है, पता नहीं क्या रहा है कि बीजेपी वाले कर रहे हैं। अरे आपके विधायक करें, उनको समझाइए ना। भरत सिंह जी आज भी इनकी सर तालाब में एक मछली सबको गंदा कर देती है। तालाब में एक मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो तो अब कांग्रेस देखेगी अब उस मछली का क्या इलाज करना है नहीं करना है, वो तो इनका संगठन जाने। तो आप उसी को पकड़कर क्यों बैठे हैं सर? जब सचिन पायलट कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है तो बीजेपी क्यों उसको भुना रही है फिर? नहीं, वो चर्चा तो आप भी कर रहे हैं ना पराग जी, वो चर्चा आप भी कर रहे हैं, हम भी चर्चा कर रही, जनता भी चर्चा कर रही है, मीडिया भी चर्चा कर रही है। क्यों? चर्चा का विषय है तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जमानत जब्त हो गई है। मैं कह रहा हूँ 2013 के चुनाव में या पीसीसी के उस समय जो अध्यक्ष थे, क्या उनकी जमानत जब्त नहीं हुई? कैबिनेट मंत्रियों की जमानत जब्त नहीं हुई? लोकतंत्र में जनता आशीर्वाद देती है, कभी हराती भी है। इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि उपचुनाव में हम जीत जाएं और इस प्रकार का वो वातावरण करने लग जाए। कोई बात नहीं, हमें आशीर्वाद मिला है, हम आगे संगठन बढ़ाएंगे, आगे हम काम करेंगे और जीत के बताएंगे 2023 में क्या होता है। आपने कौन से काम किए, आपने काम बताइए कि आपने 3 साल में कौन से काम किए हैं। आज आप देख लिया, गृह विभाग किसके पास है? आज सीएम साहब के पास में गृह विभाग है। तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक क्राइम हो रहा है, दुष्कर्म में नंबर 1 आ रहा है।
आपके दलित भाइयों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ आपके मुकदमे दर्ज दूसरे नंबर पूरे भारत के अंदर है। बाल तस्करी में नंबर 1 के ऊपर है आपकी तस्करी, अवैध खनन में नंबर 1 है। तो आप बता दीजिए किस में नंबर 1 हो? आप अपराध में नंबर 1 हो रहे हो। आप होते हैं कि साहब हमने ये काम किया, इसमें नंबर 1 होते। और चिरंजीवी योजना की आप बात कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना को आपने 2.5 साल तक भामाशाह योजना और जो योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना आई थी उसको क्या किया? लोग बेघर होकर के किस प्रकार से आप 2.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि अस्पतालों के लिए कैसे तड़पते रहे कि हम अस्पतालों में हमें मिल जाए। जो भामाशाह जो योजना थी, जो 2-2.5-3 लाख का जो इलाज होता था, वो इलाज नहीं मिल पाया। और यहाँ बैठ करके किस प्रकार की बातें करें, गहलोत साहब ने ये काम किया, वो काम किया, काम किया होता तो बताइए। आप कुछ उपचुनाव जीत जाओ और वो आपका पूरा अतीत नहीं देखो तो वो भी देख लेना चाहिए। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, क्या पूर्णकालिक गृह मंत्री की जरूरत है राज्य को? इसकी मांग लगातार पहले से हो रही है और आज भी अशोक सिंह जी इस पर सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल पूर्णकालिक गृह मंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। पहले जरूर उनके पास डिपार्टमेंटों का भार था, लेकिन अब उन्होंने अपना भार हल्का कर दिया है। अब उनके पास मात्र केवल 2 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस और दूसरा डिपार्टमेंट होम। तो मुख्यमंत्री बहुत अनुभवी हैं, 3 बार सीएम रहे हैं, 3 बार पीसीसी के चीफ रहे हैं, सेंटर के अंदर मिनिस्टर रहे हैं, लंबा उनका 45 साल से ऊपर का राजनीतिक अनुभव है। आज वो 2 डिपार्टमेंट संभालने की स्थिति के अंदर है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। उनके पास में पूरी टीम है, ऐसा नहीं वो अकेले हैं, उनके पास पूरी टीम है और टीम के साथ मिलकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता ने कि उपचुनाव के अंदर हार हुई है घमंड। हम बिल्कुल घमंड नहीं कर रहे, हम घमंड की बात नहीं कर रहे। इस आजाद हिंदुस्तान के 45 साल के इतिहास में जहां तक मुझे जानकारी है, रूलिंग जो पार्टी है उस रूलिंग पार्टी के साथ ये तीसरा उपचुनाव है। उस उपचुनाव के अंदर इस प्रकार का रिजल्ट 45 साल के अंदर कभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के साथ नहीं हुआ कि तीसरी बार उपचुनाव हुआ है और उस उपचुनाव के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो और तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होता है, जनता का आकलन करती है। नेता तो निश्चित रूप से, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस का सेक्रेटरी हूं, मैं उसकी बात करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, लेकिन जनता के पास वो थर्मामीटर है जिसके द्वारा समय समय पर चुनाव के माध्यम से आंका जाता है। आज पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, लगातार कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है और कांग्रेस को इस बात का घमंड है। और घमंड इस बात का है कि हम जनता को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जनता की तकलीफ के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है 115 रुपए पेट्रोल हो गया, 110 रुपए डीजल हो गया, हमने महंगाई कहा है, महंगाई है ही नहीं। तेल आज 250 रुपए के आसपास खाने का तेल हो गया। सिलेंडर 350-400 रुपए के अंदर ये नेता सारे घूमते थे गत्ते के सिलेंडर सर पर लेकर कि देश में महंगाई से जनता मर रही है, जनता कैसे खरीदेगी। आज इनसे पूछा जाए कि 1000 रुपए के अंदर देश की गरीब जनता, जिन आपने सिलेंडर बांटे, जिनको मुफ्त आपने, वो सिलेंडर आज धुआं हो रहा है गाँव के अंदर, वो सिलेंडर ऊपर अलमारियों के अंदर बंद हो गए। आज सिलेंडर भरे, पेट्रोल भी बहुत महंगा है राजस्थान में। 1000 रुपए के अंदर कोई गरीब सिलेंडर को नहीं बना सकता। पेट्रोल भी बहुत महंगा है राजस्थान की सरकार ने अभी पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैट कम किया है और केंद्र की सरकार और कम करे, राजस्थान और कम करने को तैयार है। राजस्थान की सरकार जनता के साथ खड़ी है और हर हाल के अंदर हम जनता के दर्द के लिए कांग्रेस को जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा उस दर्द को दूर करने के लिए हम अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन हमारे आंखों पर पट्टी नहीं बंधी, हम धृतराष्ट्र नहीं है, हम सच्चाई को देख करके उसके अनुसार निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है अशोक सिंह शेखावत साहब, इस बार परंपरा टूटने वाली है, वो 5 साल वाला जो फॉर्मूला है ना, इस बार ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा ही होगा क्या? नहीं, जैसे कि गजेंद्र सिंह जी ने अभी एक अच्छी बात बताई कि हमें घमंड है, वास्तव में कांग्रेस को घमंड है। घमंड इस बात का, यदि घमंड इस बात का है ना कि जनता उनके साथ है, वो ये कह रहे हैं। सेंटर की बात करें तो नहीं, मैं जनता तो देखो कि आप चुनाव का, आपका 2023 का चुनाव आएगा, कह रहे हैं कि उपचुनाव में तो बीजेपी ने मुंह की खा ली। तो है, तो आप देख लीजिए 2019 की नहीं 2019 के लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 24+1 जीतती है। तो ये बता दीजिए इनका क्या हुआ, वो तो बता दीजिए। ये मत कह रहा हूं कि आप उपचुनाव को बड़ा कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की इन्होंने बात करी, पंचायत चुनाव में 2,41,00,000 यदि वोटर होते हैं, 75% के लगभग, और राजस्थान के 21 जिलों के अंदर,
और उसमें भारतीय जनता पार्टी को यदि 14 की इधर आप देख लीजिए कि जिला परिषद के आपके प्रमुख बनते हैं, कांग्रेस 5 बनाती है, तो ये बता दीजिए ग्रामीण जनता किन के साथ थी। एक हर चुनाव का, हर क्षेत्र का, मंडावा का बताऊं, मंडावा अधिकतर कांग्रेस जीतती, बीजेपी एक बार जीतती आई है, वहां का समीकरण अलग है, हर क्षेत्र का समीकरण है, मैं बता सकता हूं, लेकिन समय की बाध्यता है, हर क्षेत्र का समीकरण क्या चीज होती है। जहां तक ये बात कह रहे हैं कि हमने जहां पेट्रोल डीजल की बात करी, पेट्रोल डीजल के अंदर राजस्थान में आपने कहा कि सबसे ज्यादा महंगा आज भी पेट्रोल डीजल है, तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है? उसमें आप राहत तो दीजिए। आप वेट घटाया, कितना घटाया? आज ये कह रहे हैं कि आप और कम करिए, हम और कम करने को तैयार है, तो वापस आपको नहीं मैं बता रहा हूं, देखो और कम कीजिए, जितना रीजनेबल 10 रुपये था डीजल पर किया, एक्साइज ड्यूटी पर, आज एक्साइज ड्यूटी कितनी है? डीजल पर 20 रुपए कुछ पैसे हैं। आप 35 पैसे करके 25-30 रुपए बढ़ा देंगे और 10 रुपए एक साथ कम कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? नहीं, मैं आपको बताऊं, यदि सांकला जी देखेंगे और आप भी देख लीजिए, आपको मैं बताऊं, आपको मालूम भी है, आप भी देख लीजिए, ये आज की टाइम में किसका पैसा बढ़ रहा है? आज जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस बढ़ रही है, उसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। बेस प्राइस में उसमें कोई टैक्स नहीं आ रहा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना स्टेट गवर्नमेंट को। शेखावत साहब, आपको बता दूं, बेस प्राइस जिस समय कांग्रेस ने 2013 में सत्ता छोड़ी, उस समय $131 पर बैरल आप समझ खरीदते थे, आप बोलिए, वो गिरते $32 पर आ गया, आज $67 पर बैरल है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बयान करते हैं तो उसके हिसाब से आज 45 रुपए पेट्रोल और आज 36 रुपए डीजल होना चाहिए। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं, कांग्रेस ने $131 पर बैरल पर 56 रुपए डीजल, 56 रुपए डीजल और 62 रुपए पेट्रोल हिंदुस्तान की जनता को प्रोवाइड करवाया था। ठीक है। और 353 रुपए गैस का सिलेंडर आता था। ठीक है अशोक सिंह शेखावत साहब, एक फाइनल कमेंट इस पर मैं चाहूंगा बस संक्षेप में सर। अगर बदलाव हुआ है मंत्रिमंडल में तो बदलाव की कम से कम सर थोड़ी तो आप तसल्ली रखिए ना, आप थोड़ा तो धैर्य रखिए। आप इतने सारे मुद्दों को लेकर अगर सरकार को कोसेंगे तो जनता को भी कुछ सर कोसने का मौका तो दीजिए ना। अगर जनता अच्छा नहीं देखेगी तो 2000 आगे जो विधानसभा का चुनाव है वो नजदीक है। पराग जी, मैं कहता हूं, यदि चैनल पर कोई भी चीज ऐसी चीज बताते हो जिसमें जनता का हित हो सके, वही बात हम कह रहे हैं, ये बात इनके विधायक कह रहे हैं, इनके वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं, पूर्व आपके संसदीय सचिव कह रहे हैं, इनके विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, पूरे मंत्री कह रहे हैं, वर्तमान वाले भी कई चीज कह रहे हैं, तो ये बात तो यही कह रहे हैं ना, तो बात हम नहीं कहें। चलिए देखेंगे 23 में क्या होगा। उन लोगों के साथ तो कोई है ही नहीं ना। ठीक है, आज है कहां? ठीक है, हालांकि पुनर्गठन हुआ है, विभागों में कुछ फेरबदल भी हुआ है। उम्मीद जनता भी ये कर रही है कि जो बदलाव आएगा वो बेहतरीन होगा, सकारात्मक होगा। हम भी इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से आप दोनों से विदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अशोक जी और गजेंद्र जी, हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।